अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम 575 वाट्स के लॉन्जी हाइमो 6 के पैनल के बारे में बात करेंगे और हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये परचेज़ करते हैं, ये कितना एफिशिएंट है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और यह हमें कितनी एनर्जी दे सकता है, क्या मतलब इससे हम कितनी वाट्स पावर ले सकते हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं, ये भी हम सारे डिस्कस करेंगे। एमपीपीटी के साथ कैसे कनेक्ट करना है, अगर एक से ज़्यादा पैनल हों तो एमपीपीटी के साथ कैसे लगाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लॉन्जी का हाइमो 6 पैनल है, इसकी सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। ये 2.278 मीटर लंबाई है इसकी, और जो चौड़ाई है इसकी वो 1.134 मीटर इसकी चौड़ाई है। अगर आप इन दोनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा पैनल का, और इसमें कुछ लाइन एरिया भी होता है, उसको थोड़ा सा अगर आप माइनस कर दें और माइनस करने के बाद आप 800 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 800 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, यानी ये पैनल 800 वाट जनरेट करता है अगर इसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो। तो जब आप इन दो पैरामीटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसमें से लाइन एरिया माइनस कर देंगे, जो इसमें लाइन एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा इसमें से माइनस कर देंगे, वो माइनस करने के बाद आप उसको 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल वॉट्स आएंगे, लेकिन वो आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? कि इस मॉड्यूल की कोई ना कोई एफिशिएंसी भी होती है, ठीक है। एफिशिएंसी जो है वो एरिया के हिसाब से देखी जाती है कि कितने एरिया में ये कितने सेल्स जो कितनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एफिशिएंसी जो है वो इसकी 22.3% मैक्सिमम एफिशिएंसी है, यानी कि ये पैनल जो है, ये मॉड्यूल जो है, ये आपको 22.3% मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकता है। यानी कि अगर आप 800 मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ द पैनल, उसमें से लाइनिंग एरिया माइनस करके निकालेंगे तो आपका आंसर कुछ 2000 समथिंग आएगा, यानी 2000 वाट के करीब आएगा। उसको जब आप 22.3% निकालेंगे तो आपका आंसर तकरीबन 400 समथिंग आएगा, यानी 400 वाट के करीब करीब आएगा। अगर आप इसकी डाटा शीट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैनल डीसी 430 वाट्स मैक्सिमम दे सकता है, यानी 430 वाट। ये पैनल है 575 का लॉन्जी हाइमो 6, और ये जो आपको पीक टाइम में डीसी दे रहा है वो 430 वाट दे रहा है। इसी डीसी पावर को अगर हम एसी पावर में कन्वर्ट करें और इसको 0.7 से या 0.67 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आपका इन्वर्टर अगर तकरीबन 67 से लेकर 70% तक एफिशिएंट हो और वो एसी डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करे, क्योंकि यह है डीसी पावर। अगर हम एसी पावर यहाँ से निकालें तो हमें डीसी पावर, अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो में 0.67 ले लेते हैं, ठीक है, 0.67 अगर हम ले लें तो हमारे पास एसी पावर तकरीबन 300 वाट के करीब निकलेगी, यानी कि एसी पावर मैक्सिमम 300 वाट के करीब करीब निकलेगी। अच्छा, इससे थोड़ी सी कम से ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि वेदर डिपेंडेंट होती है पावर जो जनरेट हो रही होती है वो वेदर डिपेंडेंट होती है, यानी कि जब पीक टाइम होता है, यानी कि दिन के 12 से 2 का टाइम जो पीक टाइम होता है, और समर्स का टाइम हो, यानी समर्स के महीने हो, यानी जून जुलाई हो, और पीक टाइम हो, तो डेफिनेटली पैनल अपनी मैक्सिमम आउटपुट देता है। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग की बात करें, सुबह सवेरे जो होता है, यानी कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे पैनल के करंट कम जनरेट हो रहा होता है और पावर कम जनरेट हो रही है। इसी तरीके से अगर आप 3 बजे के बाद की बात करें, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो वहाँ उस वक्त जो है वो भी पावर कम जनरेट हो रही होती है। ऑन एवरेज अगर आप लें तो तकरीबन ये समझें कि 250 से 300 वाट आपको एक दिन में मिल जाते हैं, ऑन एवरेज मिल रहे होते हैं, यानी कभी 200, कभी 250, कभी 300, कभी 300 से ज़्यादा। लेकिन 300 एवरेज समझें कि इसकी जो पीक टाइम होगा, पीक टाइम में 300 से 350 से आगे नहीं जा सकता। 575 वाट का पैनल, यानी यहाँ पे देखें ना, ये 300 वाट जो हमारा निकल रहा है, अगर हम 0.67 ले लें, अगर ये वैल्यू हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं पावर फैक्टर की, तो फिर हमें ये वैल्यू 350 वाट तक भी मिल जाती है। लेकिन ये है कि ये अगर 300 350 जाता भी है तो ये पीक पे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग और पीक, ठीक है, यानी अर्ली मॉर्निंग, फिर पीक और फिर इवनिंग, अगर हम इसकी एक एवरेज वैल्यू निकालें तो ये समझें कि 280 वाट से लेकर
300 वाट के दरमियान में आपकी एवरेज पावर निकलती है तकरीबन, ठीक है। यानी कि एक जो पैनल होता है 575 वाट का लॉन्जी हाइमो 6 का, अगर आप यूज़ कर रहे हैं 575 वाट्स का, पी टाइप में है ये, ठीक है। अच्छा, हम आगे आने वाली वीडियोस में पी टाइप और एन टाइप को कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पी टाइप है, और अगर पी टाइप इसका सेल है, यानी जो सेल है वो पी टाइप है, और इसके अंदर जो जितने सेल्स होते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें वर्टिकल ऐसे लाइंस होती हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और ये एक सेल होता है, ठीक है। तो जो ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं, ये तकरीबन इस पैनल के अंदर 144 सेल्स होते हैं, यानी इस हाइमो 6 के अंदर 575 वाट में 144 सेल्स हैं, और ये हाफ कट टेक्नोलॉजी है। हाफ कट टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि ये देखें, ये पैनल को दो हिस्सों में, यहाँ पे एक लाइन लगी होती है, पैनल के दो हिस्से नजर आ रहे होते हैं, पैनल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, नहीं हाफ कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे पैनल होते थे पोली में, जो कि इसमें ये बीच में लाइन नहीं होती थी, यानी कि वो हाफ कट टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसमें क्या होता था कि अगर एक साइड पे शेडो पड़ गया थोड़ा सा, तो वो शेडो पूरे पैनल की इफिशिएंसी डाउन कर देता था। लेकिन इस हाफ कट का मकसद ये होता है, ये मोनोइमेज पैनल आते हैं ज़्यादातर हाफ कट में 550 वाट में, जब इसको दो हिस्सों में सेल्स को डिवाइड कर दिया जाता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर यहाँ पे शेडो पड़ भी रहा हो तो इसका इम्पैक्ट इधर नहीं आता, यानी आधा जो पैनल है वो अपनी एफिशिएंसी, पूरी एफिशिएंसी पे काम कर रहा होता है, और सिर्फ जिस हिस्से पे शेडो आएगा वो हिस्सा डेड होगा, और बाकी जो मतलब ये जो दो हिस्से हैं ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग काम कर रहे होते हैं। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे शेडो आ गया, यहाँ पे शेडो आया, तो ये रीजन खाली डेड हो जाएगा, लेकिन ये रीजन पूरा एक्टिवली काम करेगा, यानी ज़्यादा अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए ये हाफ कट टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई गई थी, ठीक है जी। तो ये पैनल जो है ये हाफ कट टेक्नोलॉजी में आता है। 144 सेल्स यानी 144 सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। मॉड्यूल की जो एफिशिएंसी वो 22.3 ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उसका क्या मतलब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये वोल्टेज और करंट जो है वो सर्किट में कनेक्ट होने के बाद हमें कितने देगा। तो सर्किट में कनेक्ट होने के बाद ये हमें तकरीबन 40 वोल्ट के करीब वोल्टेज देगा, यानी मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो इसके आएंगे वो 40 वोल्ट होंगे, और मैक्सिमम पावर जो इसका करंट आएगा वो तकरीबन 10.7 एम्पेयर के करीब होगा, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 400 के करीब बनता है, यानी कि 430 के आसपास ही कहीं बनता है, 400 से 430 के करीब कहीं बनता है, राइट। तो ये वो है जो सर्किट में कनेक्ट होने के बाद आपको वोल्टेज और करंट मिलेंगे। इस पैनल का जो वेट है वो तकरीबन 27 किलोग्राम के करीब है, यानी इसका जो वेट है वो तकरीबन 27 से 28 किलोग्राम के करीब इसका वजन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ख़ास बात है हाइमो 6 की, जो ख़ास बात है वो ये भी है कि ये इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि अगर इसकी हम ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करें तो देखें -40 से लेकर 85 डिग्री सेल्सियस तक, -40 पर भी, -40 तक ये काम कर सकता है। -40 तो प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, -10 -15 पे चला जाता है, तो वहाँ पर भी ये पैनल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये 15 साल वारंटी में आता है, 15 ईयर्स इसकी वारंटी है, और 25 ईयर्स इसकी लाइफ है। इसका लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन 25 साल तक है। तो क्या 25 साल तक हमें ये 575 वॉट्स ही देता रहेगा, ये सवाल है। नहीं, हर साल ये डिग्रेड होगा, हर साल ये डिग्रेड होगा। कैसे होगा, एक ग्राफ आपके सामने बनाते हैं। यहां पे हम लिखते हैं पावर एफिशिएंसी, और यहां पे हम लिखते हैं टाइम, इसमें लिखते हैं ईयर्स में, ठीक है जी। यानी 5 साल, फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे हम लिखते हैं 100%। जब ये पैनल नया बना हुआ होता है, जब ये बन के आता है, उस टाइम ये 100% के करीब होता है, ठीक है। बाद में जो वक्त गुजरता है तो ये डिग्रेड होके इसकी पावर
25 साल के बाद कहाँ पे खड़ी होती है, ये आपने जानना है। 25 साल के बाद कहाँ खड़ी होती है? तो कंपनी ये कहती है कि 1 साल के बाद, यानी 1 साल के अंदर जो पहला साल होता है उसमें पैनल 1.5% डिग्रेड होता है, यानी 1.5% यानी 1.5% उसकी पावर कम हो जाएगी 1 साल में, पहले साल में। फिर एक पहले साल में ज्यादा होगी, लेकिन जो उससे अगला साल होगा उसमें कंपनी कहती है कि 0.4% यानी 0.4% हर साल डिग्रेड होगी। यानी पहले साल इतनी होगी, पहले साल, और दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 25 साल तक अगर हम जाएं तो फिर इतनी होगी। यानी 25 में से जो पहला साल है उसमें इतनी डिग्रेडेशन है, और बाकी जो 24 साल है उसमें हर साल इतनी डिग्रेडेशन है, यानी पावर कम होती जाएगी। ये जब पॉइंट आएगा तो पावर कितनी रह जाएगी? 88.9%। यानी ये कैलकुलेशन करें ना, अगर पहले साल में अगर इतने निकालें और अगले 24 सालों में इतने निकालें तो आपके पास जो परसेंटेज आती है ना, वो आती है 88.9%, यानी उसकी पावर रह जाएगी। और कितनी डिग्रेड हुई 25 सालों में? कितनी कम हुई? 11.1% कम हुई। ठीक है, 11.1% कम हुई, डिग्रेड हो गई। पीछे कितनी रहेगी? 88.9%। ठीक है, अब ये जो 88.9% कितनी निकलती है आपको पता है? 511 वॉट, यानी 575 वॉट का पैनल, 575 वॉट का पैनल 511 वॉट यानी 511 वॉट्स पे आ जाएगा। कब आ जाएगा? 25 साल के बाद। 25 साल के बाद 511 वॉट पे आ जाएगा। इसलिए उसका लाइफ स्पैन जो है वो कंपनी जो है वो 25 साल बता रही है और 15 साल उसकी वारंटी दे रही है। व्यूअर्स, ये आपका MPPT है। ठीक है, मैं हाइब्रिड MPPT की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप UPS को ऑटोमेटिक कंट्रोल कराना चाहते हैं, यानी डे टाइम में आप ये चाहते हैं कि आपका ये हाइमो 6 जो पैनल्स आप यूज़ कर रहे हैं, सोलर पैनल जो आप यूज़ कर रहे हैं, या आपका घर का जो 220 वोल्ट वाला लोड है, ये डे टाइम में सोलर पे शिफ्ट हो जाए, यानी सोलर से ऑटोमेटिक चलता रहे। जैसे ही शाम हो तो फिर आपका जो ये MPPT कंट्रोलर है ये क्या करे? UPS को ऑन कर दे, UPS को ऑन कर दे, और रात के वक्त जो है वो UPS काम करता रहे जैसे पहले काम करता रहा है, राइट। और डे टाइम में अगेन सुबह जो है वो शिफ्टिंग होनी चाहिए, डे टाइम में शिफ्टिंग होनी चाहिए, यानी कि सोलर से दोबारा बैटरी चार्ज होनी चाहिए और सोलर से दोबारा लोड चलना चाहिए। तो ये जो आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो ये UPS को कंट्रोल कर रहा होता है। MPPT का जो काम है वो डायरेक्ट लोड चलाना नहीं है। बाज़ लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या MPPT की जो 220 आउट है, क्या इसके ऊपर डायरेक्ट लोड नहीं चला सकते? UPS की क्या ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी बनता है कि MPPT की जो 220 आउट है, इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट 220 का लोड, यानी घर के पंखे, लाइट्स, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आप इसके साथ लगाना शुरू कर दें। ऐसा आप लगाएंगे तो ये MPPT ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं, बल्कि लोड को तो UPS ने ही चलाना है, लोड को इन्वर्टर ने ही चलाना है। या तो आप मिनी इन्वर्टर यूज़ कर लें कोई छोटा मोटा लोड चलाने के लिए, पंखे, लाइट्स वगैरह के लिए, फ्रिज भी चल जाता है मिनी इन्वर्टर से। और अगर UPS इस्तेमाल करते हैं तो UPS जो है वो भी मुख्तलिफ रेंज में मिलते हैं, 700 वाट में, 1500 वाट में। तो UPS से भी आप 220 वोल्ट का लोड चला सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैवी लोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटर या AC की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे UPS हैं मार्केट में जो आपके घर के जो हैं वो ज़्यादा पंखे भी मैनेज कर सकते हैं, यानी कि वो 24 वोल्ट में भी UPS आते हैं। 12 वोल्ट से अगर आप 24 वोल्ट में शिफ्ट करते हैं, अपना लोड बढ़ा सकते हैं, 700 वाट से आगे भी जा सकते हैं, यानी एक बैटरी के बजाय 2 बैटरी सीरीज में लगा के 24 वोल्ट का सिस्टम भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपके पास एक बैटरी है या 2 बैटरी है, अगर आप ये बैटरी का कनेक्शन MPPT के साथ करते हैं तो ये MPPT जो हाइब्रिड होता है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि मेरे साथ एक बैटरी लगाई गई है या मेरे साथ 2 बैटरी लगाई गई हैं, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, राइट। हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड MPPT की। ठीक है, यानी आपका जो हाइब्रिड MPPT है उसके साथ आपने आगे UPS इंस्टॉल करना है और UPS की जो 220 आउट है वहां पर लोड कनेक्ट करना है। ये लोड यहां कनेक्ट नहीं करना गलती से भी। ठीक है, ये डायरेक्ट, ये सिर्फ MPPT है, ये इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप सोलर इन्वर्टर परचेज करते तो उसमें MPPT और यानी इन्वर्टर दोनों ही चीजें आपको सोलर इन्वर्टर में मिल जाती हैं। क्योंकि सोलर इन्वर्टर क्या चीज होती है? सोलर इन्वर्टर कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है, किसका मजमुआ है? MPPT का और इन्वर्टर का। ठीक है, लेकिन अगर आप सोलर इन्वर्टर जो है वो परचेज नहीं करना चाहते, यानी आपको ये लगता है कि सोलर इन्वर्टर जो है वो काफ़ी महंगे हैं और आपका लोड जो है वो पंखे, लाइट, फ्रिज तक है,
तो आप जो है वो यूपीएस या मिनी इन्वर्टर से ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं, उस लोड को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने एसी नहीं चलाना, आपने मोटर नहीं चलानी, बल्कि सोलर पे आप फ्रिज, पंखे, लाइट्स करना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन करना चाहते हैं, तो एलईडी टीवी करना चाहते हैं, या वाईफाई राउटर करना चाहते हैं, यानी कि घर का छोटा मोटा लोड आप मैनेज करना चाहते हैं, तो वो यूपीएस से मैनेज हो सकता है या मिनी इन्वर्टर से मैनेज हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको सोलर इन्वर्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं आपका बजट अच्छा है तो फिर आप सोलर इन्वर्टर परचेज करें। क्यों? उसमें एमपीपीटी भी मौजूद है, उसमें इन्वर्टर भी मौजूद है, दो चीज़ें अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, वो फिर इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं कि एक हाइब्रिड एमपीपीटी परचेज कर लें और उसके कनेक्शन बिल्कुल ऐसे बना लें जैसे मैंने बताया। यानी वापडा की इनपुट जो है, वापडा की जो सप्लाई है वो डायरेक्टली इधर प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि हाइब्रिड एमपीपीटी की जो आउट है, 220 आउट है, उसको आपने यूपीएस की इन पर देना है। ठीक है, यानी आपका जो अभी घर में यूपीएस लगा हुआ है, वहां पे आप वापडा की सप्लाई डायरेक्ट यूपीएस को दे रहे हैं, वो आपने कट कर देनी है। ठीक है, आपने वापडा की सप्लाई डायरेक्ट यूपीएस को नहीं देनी, बल्कि वापडा की सप्लाई आपने एमपीपीटी को देनी है। फिर एमपीपीटी ने ये डिसाइड करना है कि उसने ये सप्लाई आगे देनी है यूपीएस को या नहीं देनी। यानी डे टाइम में आपका एमपीपीटी क्या करेगा, इस वापडा को आगे सप्लाई यूपीएस को नहीं करेगा। डे टाइम में वो इसको आगे सप्लाई नहीं करेगा। डे टाइम में आगे एमपीपीटी इसको आगे इसलिए सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि डे टाइम में आप जो सोलर एनर्जी है वो बैटरी को चार्ज कर रही होगी और बैटरी से जो है ये फ्लो चल रहा होगा। यानी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही होगी और बैटरी के वोल्टेज जो है वो यूपीएस इन्वर्ट करके लोड चला रहा होगा डे टाइम में। तो डे टाइम में उसको यूपीएस की वापडा सप्लाई को कट ऑफ रखना चाहिए और शाम को ऑटोमेटिक जब पीवी वोल्टेज ना आए एमपीपीटी में, तो एमपीपीटी जो है वो डिटेक्ट करे कि मुझे वोल्टेज सोलर की तरफ से नहीं आ रहे, तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर ये करेगा, हाइब्रिड एमपीपीटी क्या करता है कि बैटरी के एक खास वोल्टेज के ऊपर वो डिसीजन लेता है। यानी बैटरी एक थोड़ी सी यूज़ करके, यानी कि बैटरी के खास वोल्टेज के ऊपर डिसीजन लेता है और वो क्या करता है कि वापडा की सप्लाई आगे फॉरवर्ड कर देता है। यानी शाम की बात हो रही है, तो वो फिर जब ये वापडा की सप्लाई आगे चली जाएगी, यूपीएस ऑन हो जाएगा और आपका लोड ड्राइव होगा और बैटरी भी यूपीएस से चार्ज होगी, क्योंकि उस वक्त सोलर मौजूद नहीं होगा। तो ये है उसकी वर्किंग। अब बात करते हैं कि लॉन्जी के हाइमो 6575 वॉट्स की अगर आपके पास सिर्फ एक पैनल हो तो सिर्फ आपने क्या करना है, अगर एक पैनल है तो सिंपली एक पैनल जो है वो एमपीपीटी के साथ चलाया जा सकता है। अब एक पैनल में आप कितना लोड मैनेज कर लेंगे, एक पैनल में आप 3 पंखों तक 220 वोल्ट वाले 3 पंखे आप डे टाइम में मैनेज कर सकते हैं अगर वेदर अच्छा है तो, क्योंकि बैटरी की सपोर्ट भी है और वेदर भी अगर अच्छा हो, आपको सोलर आवर्स अच्छे मिल रहे हो, तो 3 पंखे डे टाइम में मैनेज हो जाते हैं एक पैनल के साथ। अगर आप एसी-डीसी पंखों की बात करें तो एसी-डीसी पंखे जो हैं वो तकरीबन 6 पंखों तक आप एक पैनल के साथ मैनेज कर सकते हैं डे टाइम में। तो आपके पास ये जो है ये लॉन्जी का 575 वॉट्स का पैनल है, इसका एक प्लस है और एक माइनस है। तो अगर एक पैनल है तो सिंपली आपने माइनस को माइनस से जोड़ देना है और प्लस को प्लस से जोड़ देना है। बीच में एक ब्रेकर इंस्टॉल करना है। ये ब्रेकर आप 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बैटरी का कनेक्शन कैसे करना, अगर आपके पास एक पैनल हो तो ऐसे लगाना है, मल्टीपल पैनल हो तो उसका भी तरीका बता देता हूँ। लेकिन पहले बैटरी का कनेक्शन करना है, बाद में सोलर लगाना है, ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। पहले बैटरी लगानी होती है, बाद में सोलर लगाना होता है। ठीक है, तो ये ब्रेकर आपने ऑफ रखना है, इसको ऑन नहीं करना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें यूपीएस पे भी बैटरी के टर्मिनल्स बने हुए हैं, एमपीपीटी के पे बैटरी के टर्मिनल्स बने हुए हैं। तो इसका भी प्लस आपने यहाँ जोड़ देना है, इसका भी प्लस आपने यहाँ जोड़ देना है, इसका भी माइनस आपने यहाँ जोड़ देना है और इसका भी माइनस आपने ये जोड़ देना है। यानी कि दोनों का कनेक्शन सेम बैटरी से होगा। डे टाइम में एमपीपीटी जो है वो सोलर से बैटरी चार्ज करेगा, यूपीएस से नहीं करेगा। शाम के वक्त यूपीएस से करेगा, सोलर से नहीं करेगा। यानी एक वक्त में एक सोर्स बैटरी को चार्ज करेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैनल हो तो कैसे अटैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 पैनल हैं, 2 को सीरीज में लगाएंगे, यानी एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस इनके आपस में कनेक्ट कर देंगे और 2 पैनल्स फिर एक सीरीज में लगाएंगे, यानी एक का प्लस माइनस, एक का प्लस माइनस, ये माइनस और प्लस आपस में कर देंगे, यानी कि ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों भी सीरीज में हो गए। अब इनको आपस में पैरेलल में करना है, यानी कि इसका माइनस इसके माइनस से जोड़ देना है, इसका प्लस इसके प्लस से जोड़ देना है और यहाँ से एक प्लस पिक करना है, यहाँ पे प्लस को प्लस से कनेक्ट कर देना है और यहाँ से माइनस पिक करना है और माइनस को माइनस से कनेक्ट कर देना है। अब इसके बीच में भी एक ब्रेकर लगता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको 32 एम्पियर का ब्रेकर लगाते हैं। ठीक है, 32 एम्पियर का मतलब है कि अगर इनको आप सीरीज में भी कर दें, क्योंकि 2 सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका करंट सेम रहेगा। अगर 10 एम्पियर 11 एम्पियर रहेगा और जब इनको पैरेलल में करेंगे तो इनका करंट जो है 20 से 22 एम्पियर या 23 एम्पियर हो जाएगा, वो 32 से कम है, लिहाजा आप 32 एम्पियर का यहाँ पे लगा सकते हैं।
अब आप पूछेंगे कि अगर पैनल 4 हो तो बैटरी एक इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं, अगर पैनल 4 हो तो बैटरी 2 लगाएंगे आप, ठीक है। फिर आप 24 वोल्ट का सिस्टम बनाएंगे, 2 बैटरीज लगाएंगे, यानी 24 वोल्ट का सिस्टम लगाएंगे, दोनों को सीरीज में कर देंगे, 24 वोल्ट बन जाएंगे और उसको आप यहाँ पे अटैच करेंगे। पहले बैटरी का कनेक्शन, बाद में सोलर का कनेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक ब्रेकर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी डीसी ब्रेकर लगेगा 63 एम्पेयर का, ठीक है। 63 एम्पेयर का ब्रेकर जो है आपने एमपीपीटी और बैटरी के दरमियान में लगाना है। तो व्यूअर्स, ये है पैनल लगाने का तरीका। आई होप कि आपको लॉन्जी हाइमो 6 के बारे में भी काफ़ी मालूमात मिल गई होगी। एमपीपीटी के साथ कैसे लगाना है, यूपीएस से कैसे कनेक्शन करना है, इसके बारे में काफ़ी आपको मालूमात मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सारी सोलर की मालूमात पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।